दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक। और आज आपको हमने इस पे दिया था यूनिट लाउड स्पीकर छोड़े थे हम लोग। तो खुले मैदानों में हज़ारों श्रोताओं तक ध्वनि पहुंच सके, इस कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो लाउड स्पीकर होते हैं वो यूनिट लाउड स्पीकर कहलाते हैं। दो ही इनके मुख्य भाग हैं, एक प्रेशर यूनिट और इसमें स्थायी चुंबक होता है, डायनेमिक लाउड स्पीकर जैसी है ये। और इसको आप अगर चित्र में देखें तो ये इस तरह का साउंड चैम्बर, और ये थ्रोट माने इसका गला, और आगे ऐसे हॉर्न लगा दिया जाता है। और इसमें हॉर्न से यदि प्रेशर से जब इसमें होता है तो प्रेशर उत्पन्न होता है आवाज़ बोलने से, और प्रेशर यूनिट से पैदा की गई तरंगे सीधे ध्वनि तरंगों को सीधे वायुमंडल में फैलने दिया जाए, और प्रभावी रूप से अधिक दूर तक नहीं फैल पाएंगे, इसलिए अर्धगोले का ये जो हॉर्न लगा दिया जाता है। तो अक्सर पूछता है यूनिट लाउड स्पीकर क्या है, इसके बाद बताइए। और उसके बाद बूफर एक शब्द आता है कि बूफर क्या है। तो ये एक हाई फाइडेलिटी साउंड सिस्टम में प्रयोग किया जाता है लाउड स्पीकर होता है जो संगीत की न्यूनतम फ्रिक्वेंसी को भी अच्छी तरह से उत्पन्न कर देता है। आप लोगों ने लाउड स्पीकर में बूफर देखा भी होगा, कुछ में बड़े होते हैं, सामान्य साइज के होते हैं। इसका मैग्नेट भी शक्तिशाली होता है। ट्विटर क्या है कि ये भी एक लाउड स्पीकर है जो संगीत के अधिकतम 3 किलो हर्ट्ज, मतलब वही साइकिल पर सेकंड हर्ट्ज इकाई है आवृत्ति की, से 15 किलोमीटर की ध्वनि को, फ्रिक्वेंसी की आवृत्ति की ध्वनि को अच्छी तरह उत्पन्न करता है। इसका साइज छोटा, डायग्राम कम गहरा होता है। और उसके बाद कॉलम स्पीकर के बारे में पूछ सकता है आपसे कि ये पूरे एफ रेंज 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक जो पुनरुत्पादन लगभग असंभव है, लेकिन व्यवहारिक रेंज में पुनरुत्पादन मतलब फिर से उसको उत्पन्न करना, तो 30 से 12 रेंज का उत्पादन भी संभव नहीं है। यदि कोण के आकार का रखा जाए तो वो 30 से इतने का ठीक प्रकार से, यदि कोण को 25 से 30 सेंटीमीटर रखा जाए तो वो 30 हर्ट्ज से 8000 हर्ट्ज ऑडियो फ्रिक्वेंसी पर पुनरुत्पादन ठीक ढंग से कर सकता है। तो ये कॉलम स्पीकर का आप इस तरह से देख भी सकते हैं, बहुत प्रणाली स्पीकर है। अब स्टूडियो फोनिक ध्वनि क्या है, तो आप लोगों ने इसको देखा होगा। स्टूडियो का अर्थ सोनिक है, सॉलिड है, और फोनिक का अर्थ ध्वनि है। तो इसमें सॉलिड की 3 विमाएँ होती हैं, अतः स्टूडियो जो ध्वनि निकलती है इसकी भी 3 विमाएँ होती हैं। जैसे स्रोत से आने वाली ध्वनि, विभिन्न स्थानों से आने वाली ध्वनि के वॉल्यूम का स्तर, और जो है दूसरे शब्दों में स्टीरियोफोनिक में 2 चैनल वाले सिस्टम के नाम से अलग अलग जाना जाता है। और मानव तथा अन्य जीवों के 2 कान होते हैं, इसलिए स्टीरियोफोनिक सिस्टम में दोनों कानों से लिए अलग अलग दाएं बाएं चैनल भी होते हैं। स्टीरियोफोनिक में आपने देखा होगा कि एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर में आवाज़ किस तरह से आती है। तो स्टीरियोफोनिक की चूँकि 3 विमाएँ होती हैं, इसके साथ ये इसका मुख्य अंतर यही है इसके सिस्टम में। स्टीरियोफोनिक सिस्टम में भी यही है। और रीअसेंबलिंग करने को अगर हम कह दिया जाए कि स्पीकर को रीअसेंबल करना है, तो रीअसेंबल में आपको कॉइल है, कोन है, स्पाइडर है, डस्ट कैप है, और मुख्य सामान को इसको आपको जानना चाहिए। रीअसेंबल का मतलब खोलिए और फिर से उसको बांधिए साफ़ सुथरा करके, तो वही रीअसेंबलिंग है आपकी। और रिकॉर्डिंग एक तरह से वर्ड आता है, रिकॉर्डिंग भी वही है कि स्पीकर को रिकॉर्डिंग करने के लिए निम्नलिखित चीज़ होनी चाहिए कि इसको आपकी एक तरह से सर्विसिंग करनी होती है। तो चिपकाने वाला पदार्थ हो, तेज धार वाला चाकू, कैंची हो, ब्लेड हो, और शंकु आकार के लकड़ी का गोल डंडा हो, स्पीकर कनेक्शन वायर हो। और इसकी विधि भी वही है कि ये रिकॉर्डिंग करने के लिए पहले पुराने कोन को निकालिए, फिर स्पीकर को निकालिए, कोन फटा हुआ है, कॉइल सही है, इसको सावधानी से बाहर निकालते समय देखिए इस तरह से इसको रिकॉर्डिंग कर रहा है ये। तो धीरे धीरे हर चीज़, डस्ट कैप को अलग निकाला, कोन को, फिर स्पाइडर को निकाला, इसको निकाला, बास्केट को निकाला, और फिर इनको बारी बारी निकाल के रिकॉर्डिंग करने का मतलब ही यही है आपका कि इसकी सर्विसिंग करना, जैसे आप गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं। और उसके ऊपर लास्ट में डस्ट कैप लगा दिया जाता है जिससे धूल कणा उसके अंदर ना जाए।
और स्पीकर संबंधित छोटी मोटी परिभाषाएं भी होती हैं, जैसे कि वाइब्रेट करना, जब कोई वाइब्रेशन कंपन करने को नोड्स भी कहते हैं। तो नोड्स कभी पूछ दिया आपसे तो आप घबराइएगा मत, वो नोड्स मतलब वाइब्रेशन करना, जो आपका स्पीकर में डायफ्राम है वो हिल रहा है, उसी को आप नोड्स कहेंगे। और इसके बाद अगर हम आ जाएं और आगे तो हेडफोन को देखें, जो आजकल आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एएफ तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तन करने का सरल उपकरण जो है हेडफोन ही है। मतलब ऑडियो फ्रिक्वेंसी को, एएफ मतलब ऑडियो फ्रिक्वेंसी को की तरंगों को वही ध्वनि तरंगों में आपके कान में देना का सबसे अच्छा उदाहरण यही है। इसमें एक अस्थाई चुंबक छड़ होता है और दो नर्म लोहे के योक मतलब कॉइल होते हैं। और देखिए इस तरह से ये हेडफोन की आंतरिक संरचना, मैं पेज भी आपको दे देता हूँ। तो ये सर्कुलर मैग्नेट हो गया और कॉइल, और ये आपके कान में जाता है तो डायफ्राम से ये है, इससे सुनाई देता है आपको। इस पर ज़्यादा आपको नहीं सुनना चाहिए, मतलब इसका भी एक लो मिनिमम है। और योग का कार्य क्या है, स्थायी चुंबक से चूँकि योग जुड़े रहते हैं, नरम लोहे के आकर्षित कर लेती है डायफ्राम को। और कॉइल्स को एएफ वोल्टेज देने पर चुंबकीय क्षेत्र ही मेन पैदा होता है इसमें, जो स्वभावतः प्रत्यावर्ती होता है। और कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र और योग के चुंबकीय क्षेत्र के साथ घटता जुटता रहता है डायफ्राम पर पड़े खिंचाव में परिवर्तन से, और इससे ध्वनि तरंगें पैदा होने लगती हैं। तो इसमें इम्पीडेंस भी आपका 200 ओम से 2000 ओम तक होता है। और हेडफोन एक समय में एक व्यक्ति कार्यक्रम सुन सकता है। इसका दोष भी है कि लाउड स्पीकर की अपेक्षा जो है इसकी फाइडेलिटी बहुत कम होती है। इसके द्वारा संगीत का कार्यक्रम बहुत ही क्लियर नहीं सुना जा सकता है। और इसका उपयोग वैसे टेलीविज़न वायरलेस उपकरण में किया भी जाता है हेडफोन। और ईयरफोन अलग चीज़ है। ईयरफोन में दो रिसीवर होते हैं जो एक पत्ती द्वारा इस प्रकार जोड़ दिए जाते हैं कि पत्ती के सिर के ऊपर दोनों रिसीवर दोनों यूनिट कान पर सट जाए। ईयरफोन में केवल एक ही यूनिट है। और कुछ ईयरफोन इतनी छोटी होते हैं कि कान के छिद्र में फिट की जा सकती है। और हेडफोन जो है आपका ईयरफोन में डायनेमिक लाउड स्पीकर अति सूक्ष्म रूप में होता है, इसलिए इसका उपयोग ट्रांजिस्टर रिसीवर के साथ हियरिंग एड के रूप में किया जाता है। तो ईयरफोन में और हेडफोन में यही फ़र्क है आपका कि दोनों रिसीविंग यूनिट हैं, लेकिन इसमें पत्ती के साथ जोड़ा जाता है और ईयरफोन में, और उनसे दोनों कान में आपके सट जाएं। और इनके अंदर जो है इसका लाउड स्पीकर अति सूक्ष्म होता है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म रहता है। और जबकि आप हेडफोन में देखें तो आप जो है इसमें आपका अस्थाई क्षण चुंबक रहता है और दो योक और दो कॉइल्स भी रहते हैं, लगाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तरंगों का वर्गीकरण। चूँकि वही वर्गीकरण मतलब जो सुनाई दे, जो 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो सुन सकें वो श्रव्य, और 20 किलो हर्ट्ज से कम अगर हैं तो वो सुनी नहीं जा सकती। आपके कान सिर्फ 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक सुनेगा, और 20 हर्ट्ज से अगर कम फ्रीक्वेंसी हुई तो वो आपको नहीं सुनाई देगी। और जो है 20 किलो हर्ट्ज जो इसका मैक्सिमम है, अगर इससे अधिक फ्रीक्वेंसी हुई तो पराश्रव्य हो जाएंगी, तो ये भी आपको नहीं सुनाई देगा। तो अक्सर ये सवाल पूछता है कि श्रव्य तरंगों की रेंज बताइए, श्रव्य और पराश्रव्य। तो ये तरंगे मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनको संकेत भेजने के लिए, समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए, कृषि के उपकरण बनाने के लिए, बीच में कीड़ों से सुरक्षा, चिकित्सा क्षेत्र में इन तीनों तरंगों का बहुत ही उपयोग किया जाता है। आगे हम अब जो है माइक्रोफोन को लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसको यहीं फिनिश करते हैं छात्रों, ज़्यादा हुआ। मेनी थैंक्स। और एक एनसीसी आपका करीब आज लोग कुछ बात हो रही थी, तो एनसीसी पर ये टॉपिक हो रहा था कि करीब 25 या 26 के बाद आप लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। वैसे तो मैं ग्रुप व्हाट्सएप से आपको दूंगा ही मैसेज, लेकिन 25-26 तक कुछ
पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने की उम्मीद है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा 25-26 के ऊपर, या मुझे फ़ोन कर लीजिएगा अपने कॉलेज में अपने दोस्तों को, क्योंकि सबको तो मैं एक साथ बता नहीं सकता, व्यावसायिक छात्र ही हैं, लेकिन और भी छात्र जो है 25-26 तक ज़रूर मतलब एक बार देखा जाएगा इसमें क्या होता है। मेनी थैंक्स। पेपर 3 है ये।